स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में, यानी कि हीट के बारे में। तो ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से किधर प्रवाहित होती है? निम्न ताप की ओर। यानी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी कि जिस सिरे पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से ऊष्मा कम टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होती है। और ऊष्मा जो है इसका जो एसआई मात्रक है वो है दोस्तों केल्विन है। क्या है? केल्विन इसका एसआई मात्रक। और ऊष्मा की हम बात करें तो ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियां हैं। इसमें कुछ विधियां हम देखेंगे। ऊष्मा संचरण की विधियां। तो दोस्तों ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। पहली है चालन यानी कंडक्शन, दूसरी है संवहन यानी कि कन्वेक्शन, और तीसरी है विकिरण यानी कि रेडिएशन। यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक 3 विधियों द्वारा पहुंच सकती है। चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा। तीनों के एग्जांपल्स आपके सामने। कोई भी धातु ये मान ले जाए, ये ईंट है और ये एक और ईंट, या हमने कोई धातु का टुकड़ा रख रखा है और इसके ऊपर हमने मोम लगा रखी है। क्या लगा रखी है? मोम। अब यहाँ हम मोमबत्ती जलाएंगे। क्या जलाएंगे? मोमबत्ती। तो देखिए इसमें ऊष्मा संचरण, सबसे पहले ये वाला सिरा गर्म होगा। यहाँ से ऊष्मा इस धातु के टुकड़े में, इस लोहे की छड़ में यहाँ से इधर जाएगी। यानी कि सबसे पहले ये सिरा गर्म होगा। यानी कि सबसे पहले मोम यहाँ से पिघलना चालू करेगी, यहाँ यहाँ यहाँ। तो सबसे आखिरी में ईंट के जो पास वाला जो मोम है वो पिघलेगा। यानी कि धातुओं के अंदर जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है तो वो कौन सी विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? चालन द्वारा। ठीक इसी प्रकार संवहन की बात करें हम तो जैसे हम एक फ्लास्क लेते हैं, इस फ्लास्क में हम क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं। और जब इसको हम गर्म करेंगे, ये बर्नर से हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें नीचे वाला पानी गर्म होगा, उसके बाद ये पानी ऊपर की ओर जाएगा, ये कण ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर वाला नीचे की तरफ जाएगा। तो यानी कि जो द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण हो रहा है ये कौन सी विधि द्वारा हो रहा है? संवहन विधि द्वारा। यानी कि साथ साथ ये जो पार्टिकल से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो धातुओं के अंदर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चालन विधि द्वारा, जबकि द्रवों में कौन सी विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। हम बात करते हैं अब रेडिएशन यानी कि विकिरण विधि। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो आता है उससे जो ऊष्मा पहुंचती है पृथ्वी पर, वो कौन सी विधि द्वारा आ रही है? वो आ रही है विकिरण विधि द्वारा। यानी कि इनमें अगर पूछा जाए कि ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो है विकिरण विधि। यानी कि विकिरण विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से जो पृथ्वी तक जो ऊष्मा आ रही है तो वहाँ बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर आ जाती है। तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कौन सी विधि द्वारा पहुंचता है? वो पहुंचता है रेडिएशन विधि द्वारा, यानी कि विकिरण विधि के द्वारा। तो ये तीनों विधियां हैं ऊष्मा संचरण की। अब हम बात करते हैं किस प्रकार ऊष्मा को मापा जाता है और किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए ऊष्मा संचरण या ऊष्मा को जो मापने के लिए हम क्या करते हैं? तापमापी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? तापमापी, जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या करता है? तापमान नोट करता है। क्या करता है? ताप को क्या करता है? नोट करता है। इससे हमें पता चलता है कि संबंधित पदार्थ है उसका टेम्परेचर कितना है। अब देखिए इसको हम तापमान को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस का भी यूज करते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल का भी यूज करते हैं और केल्विन का भी यूज करते हैं। यानी कि ऊष्मा को मापन की विभिन्न इकाइयां हैं जिसमें ऐसा इकाई है केल्विन। अब हम बात करते हैं इसके लिए जो क्या क्या हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा। और तापमापी किसे कहते हैं? यानी कि वह डिवाइस जिसकी सहायता से हम पदार्थ का
तापमान नोट करते हैं उसे तापमापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, और एक तो है प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला जिसको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, साथ ही साथ दूसरा जो है डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर जिसका उपयोग मेडिकल्स में किया जाता है। तो प्रयोगशाला और डॉक्टरी थर्मामीटर। अब हम बात करते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो टेम्परेचर जो तापमान की जो इकाई है इसको एक दूसरे में कैसे बदला जाता है। तो देखिए, हमें अगर केल्विन निकालना है तो सेल्सियस में हमें 273 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। एक जो फॉर्मूला है C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हैं, और केल्विन को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में बदला जा सकता है। अब एक और प्रश्न आता है कि वह कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो दोस्तों, जो -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है, -40 पर क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। एक और प्रश्न बनता है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों, जो मानव शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, सेल्सियस पैमाने पर जो मानव शरीर का तापमान होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6। अब हम किस तरह से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है आपको भी बताया, सेल्सियस/5 बराबर F माइनस यानी कि फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। जैसे हम सेल्सियस का मान रख देते हैं, मान लिया जाए 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रख दिया, 37, और ये बटे 5 बराबर F हमें निकालना है -32/9। अब जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो 9 से 63, 63 के 3 बचे 6, और 9 × 27 और 6 × 33। अब ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5F ये हो जाएगा, और ये बीच में माइनस का चिन्ह है, और 32 पंजे 160। अब हमारा क्या आता है, 5F 32 पंजे 160। जब इस माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, उधर क्या बचा 5F, इधर क्या आया 333, तो यह है ही सही, प्लस हम क्या करेंगे 160 इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा 3 0 और 6 और 3 9 और 3 और 1 4 बराबर 5F। अब हम F निकालना है तो क्या करेंगे, 493 में किसका भाग देंगे, 5 का। तो यहाँ आ जाएगा फ़ारेनहाइट बराबर 5 9 45, यानी कि 4 बचे, 4 और 3 43, 5 और 2 40, फिर बचे अपने पास 30, 3 बचे, दशमलव लगा देंगे, 5 का भाग नहीं जाता, 30 हो जाएंगे, 5 6 30। तो कितना आया फ़ारेनहाइट में, 98.6। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, यानी कि हमने क्या किया, सेल्सियस को किस बदल दिया, फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या किया, जो इकाइयाँ हैं, मापक इकाइयाँ, उनको एक दूसरे में रूपांतरित कैसे कर सकते हैं, और ऊष्मा जो है वो किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती है, और उसके लिए किस प्रकार माध्यम की आवश्यकता होती है, और कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है क्लियर हुआ। थैंक्स, आपने देखा, धन्यवाद।